वेल्डिंग नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है ये वो नहीं होती, सही है। ये CO2 की वेल्डिंग कहलाती है। वो रेंज आपका 5 लाख से लेके 10 लाख तक के रेंज में आपको कहीं भी आप उस सौदा बिठा सकते हैं। तो आज तक आपने कितने जिम आपने बनाए, आपको अंदाजा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ उस्तादों के उस्ताद आमिरुल्लाह खान साहब हैं। अगर किसी ने इस बॉडी बिल्डिंग में कदम रख दिया और आमिरुल्लाह खान साहब को नहीं जानते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बेसिकली हम बात करने वाले हैं जिम के बिजनेस के ऊपर, कि जिम में इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, जिम रन करना चाहें तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इससे जितने भी सवाल जवाब है वो सारे बात करेंगे हम आमिरुल्लाह खान साहब के साथ। आमिर भाई कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? वेलकम आपको। हाँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी रूटीन, आपका शेड्यूल बहुत टफ होता है। जी थैंक यू। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका YouTube चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरीके से आपने बताया मुझे। तो इंशाल्लाह आज हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो लोगों को नहीं पता, और ऐसी नॉलेज पहुंचाएंगे उन लोगों को कि जो बिजनेस करना चाह भी रहे, और इस जो एक क्राइसिस चल रही है इकोनॉमिक, तो उसमें जो अपने रोजमर्रा की जॉब जिंदगी गुजार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे और थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वो किस तरीके से बिजनेस में आ सकते हैं, जॉब से बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह। तो इससे पहले हम अपनी बातें कर लें। सबसे पहले तो आमिर साहब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये फील्ड में आए कब, कितना टाइम हुआ आपको ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए? मुझे इस बॉडी बिल्डिंग में तो आए हुए तकरीबन 22 साल हो गए हैं, और ये एक बिजनेस स्टार्ट किए हुए मुझे अभी ये मेरा 13वां साल है जो इक्विपमेंट्स का बिजनेस मैं कर रहा हूँ। तो 2009 में मैंने इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और वो ज़रूरत देख के कि जब हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आए तो हम यहाँ लोकल जो मशीन्स बनती थी उनको मॉडिफाई करने के लिए मैं जब कोशिश करता था, तो वो मॉडिफाई करते करते इस इक्विपमेंट बिजनेस में मैं आ गया। तो कभी आपने सोचा था कि आप इतनी आगे तक जाएंगे? क्योंकि पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ आपकी मशीनों की धूम है। जहां जाओ, जिस अच्छे जिम में जाओ, टीस स्पोर्ट्स, तारिक स्पोर्ट्स, हर जिम में मैंने आपकी मशीन देखी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं इतनी आगे चला जाऊंगा? सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि आप जब कोई भी काम आप करें, जो दिल से, मेहनत से, सच्चाई से, लगन से और एक प्रॉपर तरीके से आप कोई भी काम करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे। आप एक छोटा सा जिम खोल लो, आप उस जिम के लिए अच्छे प्लान्स करो, अच्छा उसको प्लान करो, तो वो जिम का बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो हर चीज अगर प्रॉपर तरीके से की जाए मेरे ख्याल से वो ग्रो करती है। तो आज तक आपने कितने जिम आपने बनाए, आपको तो अंदाजा है? कराची में इस टाइम राइट नाउ तो अगर मैं ऐसी एक आइडिया लगा लूं तो मोर देन 300 जिम्स हम कराची में छोटे बड़े बना चुके हैं। हम पूरे पाकिस्तान में जिम बनाते हैं, पेशावर में, लाहौर में, जहां पंजाब इन इक्विपमेंट्स का मरकज समझा जाता था, पंजाब में बेतहाशा जिम हमने लगाए हैं। और फोर्सेस में, पाकिस्तान आर्मी में बहुत ज़्यादा जिम हमारे लगे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पुलिस में, रेंजर्स में, तो हमने उनको आउटडोर जिम्स डिज़ाइन करके दिए थे। जब DG जनरल बिलाल साहब यहाँ कराची में थे उस टाइम, तो हमने तकरीबन अब तक रेंजर्स के पूरे सिंध में मेरे ख्याल से करीब 28 विंग है, उन तमाम विंग्स में हमने उनको डिज़ाइन करके जिम्स आउटडोर इक्विपमेंट्स लगा के दिए। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ये बेसिकली पाकिस्तान में जितना बड़ा एथलीट होता है वो निकलता भी यहीं से, बॉडी मैटर जिम से। तो आप मुझे ये बताइए, जितने भी आपके एथलीट्स होते हैं वो सारे जो तैयारी करते हैं वो इन्हीं इक्विपमेंट्स पे रेडी होते हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये बिजनेस में मैं आया इन्हीं बच्चों के लिए था। जब हम मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले के लिए तैयारी करते थे तो हमें अपने जिम इक्विपमेंट्स में परेशानी होती थी, तो उन इक्विपमेंट्स को जब समझ आना लगी, तो हम जब प्रोफेशनल काम करते हो तो आपको एक चीज एंगल समझ आती है। फॉर एग्जांपल हम बटरफ्लाई लगा रहे हैं, ये मेरे हाथ यहाँ पे है, तो अगर हम ये क्लोज ग्रिप लगा रहे हैं या करीब से लगा रहे हैं और मुझे थोड़ा वाइड और बड़ा ग्रिप चाहिए ना, तो फिर मुझे अपनी मशीन तोड़नी पड़ी, दोबारा उसको बनाना पड़ा। ये करते करते हम इस बिजनेस में आ गए और हमने प्रॉपर इक्विपमेंट डिजाइन करना स्टार्ट किए।
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मशीन आपको अगर आज यूरोप में, अमेरिका में किसी अच्छी कंपनी की कोई मशीन आपको दिखाई देती है और हम उसको एक नज़र देखते हैं, तो नेक्स्ट डे वो चीज़ उसी एंगल्स को हम अपने तौर पे डिज़ाइन करके अपने कराची में, पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट दे देते हैं। आप बाहर की कोई मशीन, अमेरिकन मशीन लेते हो, पाकिस्तान में आप उसको इंपोर्ट करते हो, कम से कम 12 से 14 लाख रुपए की एक मशीन पड़ती है। और आप डॉलर्स में कोई मशीन लेते हो तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में वो मशीन मिल जाती है, जो आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है और आपको उसके लिए 10-12 लाख रुपए देने होते हैं एक मशीन के। तो वो मशीन आपको इजीली अब पाकिस्तान में मिल जाती है। अच्छा, आपको परेशानी तो बहुत हुई होगी जब आपने स्टार्ट किया होगा बिजनेस? हाँ, परेशानी तो एज सच, अगर किसी भी काम में आप जाते हो, परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर देते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने एक चीज इस बिजनेस में सीखी है, अगर आप ये सोचे कि मुझे बड़े टारगेट्स करने और बड़े टारगेट्स को अचीव करने की आदत डालनी है ना, तो बड़े टारगेट्स को बैठ के एकदम नहीं कर सकते हो। और अगर आप अपनी लाइफ में ये सोचो कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने की आदत डालूं, अब छोटा टारगेट लिया आपने, अचीव किया, आपको बड़ी खुशी होती है, और वो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कर करके आप यूज्ड टू हो जाते हो, अपने जो भी बड़ा टारगेट आ जाता है आप उसको अचीव करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैं इस लेवल पर आया हूँ तो मैं ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करके ऊपर आया हूँ। तो अब सबको यही करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, किसी छोटे टारगेट को कम या मामूली नहीं समझना चाहिए। अच्छा, तो अब बात करेंगे जो मेन टॉपिक है उसकी, कि जिम का बिजनेस कैसा है, जिम के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसका रिवर्स कितना है। तो आप मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जिम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, और एरिया, क्योंकि आपको मैं ये बताऊं, अगर किसी को एरिया का भी नहीं मालूम होना कि मुझे जिम कहाँ ओपन करना चाहिए, तो आमिरुल्लाह खान साहब आपको ये भी बता देंगे किस एरिया में आप जिम खोलें और किस नौयत का खोलें, आपको सब चीजें यहाँ मिल सकती हैं। तो आप मुझे बताएं कि असल में बात ये हमजा भाई, किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज में जाने के लिए आपको अपना एक बैकअप बनाना पड़ता है। आप इन्वेस्ट कितना करने जा रहे हो, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिम का बिजनेस तो ओवरऑल बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर उसके बाद आके आपने उससे कमाना है। इन्वेस्टमेंट वन टाइम है। जैसे आपने देखा होगा कराची में मेमन भाई बोलते हैं कि गिले का काम नहीं करना, तो ये कोई गिले का काम नहीं है कि आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स का काम किया और स्टोर किया और वो खराब होने का खदशा है, या आपने जानवर पाले और वो उनके मरने का या खराब होने का, बीमारियों का खतरा है। ये आपका सूखे का काम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत जबरदस्त हलाल रोजगार है। शरई तरीके पे अगर देखा जाए तो इन मशीनों का हम किराया वसूल करते हैं। जब हम जिम बनाते हैं, लोग मेंबर्स हमारे पास आते हैं, हमें फीस देते हैं, वो फीस उन मशीनों के इस्तेमाल करने का किराया है। तो शरई तौर पे आप किसी भी चीज का किराया वसूल कर सकते हैं और ये बहुत ही हलाल और अच्छा रोजगार है। दूसरे एंड पे कि बिजनेस कैसा है और क्या कैटेगरीज है, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, तो मैं इसको 3 या 4 कैटेगरीज में लेता हूँ। सबसे पहले मैं उस कैटेगरी को डिस्कस करूंगा कि वो लड़के जो अपने घर के अखराजात से तंग है या वो नहीं मैनेज कर पा रहे, वो 15-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं और वो उधर फंसे हुए हैं कि कैसे हम आगे जाए। अगर वो इस जिम बिजनेस में है, कहीं कोचिंग कराते हैं और वो अपनी जान मारते हैं, 20-30 हज़ार से ऊपर नहीं कमा सकते, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे पहली और सस्ती कैटेगरी है कि आपको आसानी से यूज्ड इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते दामों मिल जाते हैं, आप उनमें भी जंप कर सकते हैं। वो रेंज आपका 5 लाख से लेके 10 लाख तक के रेंज में आपको कहीं भी आप उस सौदा बिठा सकते हैं। और आप यूट्यूब पे आपको और OLX पे आपको कई 2-3 ऐसे सोर्सेज हैं, हमसे कांटेक्ट करके फेसबुक पे पेजेस खुले हुए, वहां से आप यूज इक्विपमेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं। और यूज इक्विपमेंट से एक ऐसा कारोबार कि कोई आदमी 15-20-30 हज़ार कमा रहे और वो 1 लाख की फिगर में जाना चाह रहा है, 6 फिगर में, तो ये आसानी से जा सकता है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर वो एक प्रॉपर अच्छा जिम कराने जा रहे हैं, तो अच्छे जिम में फिर इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में जिम खोलना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको इक्विपमेंट्स में और नॉर्मल जैसे गुलशन और ये हमारा गुलिस्तान जौहर या नाजिमाबाद, इस एरिया में जिम है, तो इनके इक्विपमेंट्स के चूज करने में थोड़ा सा आपको देखना होगा।
अगर आप डिफेंस की लिफ्टन में जा रहे हैं तो वहाँ फिटनेस को ज्यादा फोकस करना होगा आपको। वहाँ ट्रेडमिल्स, इलेप्टिकल्स, साइकिल्स और स्पिनर बाइक्स और ये क्रॉसफिट और इन चीजों को ज्यादा फोकस करना होगा। स्ट्रेंथ इक्विपमेंट कम डालना है। और अगर इसी तरीके से हम गुलशन में आते हैं, गुलशन इकबाल में या गुलिस्तान जौहर में या नॉर्थ में या मलीर में, इन एरियो में आते हैं तो यहाँ हमें स्ट्रेंथ इक्विपमेंट पूरा देना होता है। एक एक मशीन की लोग डिमांड करते हैं कि फला मशीन आपके जिम में नहीं है, उस जिम में है, इसमें नहीं है, यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आपको कार्डियो को भी साथ रखना होता है, फिटनेस, लेकिन थोड़ा सा कम बनिस्बत डीएचए या डिफेंस के। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि मिनिमम स्पेंड अगर कोई बंदा न्यू इक्विपमेंट लेना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिथ सेट हुई भी होती है कि मुझे जो है ओल्ड मशीन्स नहीं लेनी है, मुझे नई मशीन्स लेनी है, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी एक जिम को रन करने की, जिसमें बेसिक मशीन्स हो, कोई एडवांस लेवल की मशीन्स नहीं हो, कोई मल्टीपल मशीन्स नहीं हो, सिर्फ बेसिक अगर आपके पास से कोई परचेज करे? देखिए 25 से 30 लाख रुपए में नए इक्विपमेंट्स का अच्छा सेटअप लग जाता है। फिर अगर आपके पास 25 से 30 लाख में आप कार्डियो भी शामिल करना चाह रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप ब्रांड न्यू ट्रेडमिल डालें। यहाँ पे आसानी से रिफर्बिश ट्रेडमिल्स मिल जाती हैं जो कि 1.5 लाख से 2 लाख मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक अच्छी ट्रेडमिल्स मिल जाती है। तो हम फिर उसमें एक ट्रेडमिल इनिशियली डाल देते हैं, एक इलेप्टिकल और एक कोई साइकिल अच्छी सी डाल देते हैं और साथ में पूरा स्ट्रेंथ इक्विपमेंट। तो ये 25 से 30 लाख रुपए में आपका एक अच्छा पैकेज बन जाता है। और ये आपकी जिम मशीन जो रेडी होने में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है कि आप स्क्वायर पाइप में, अब फिर एक लाइन ड्रॉ हो गई है स्क्वायर पाइप की मशीन्स में और ओवल शेप में। ओवल इज जैसे कैप्सूल शेप, तो ओवल या बेजा शेप में और स्क्वायर शेप की मशीनों के रेट्स में भी फर्क है काफी। और स्क्वायर पाइप की मशीनें सस्ती होती हैं और आसानी से डिजाइन होके आसानी से बनती है। मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाऊं कि मेन डिफरेंस रेट का जो इन दो इक्विपमेंट्स में आ रहा है एक अगर फैब्रिकेटर एक फैक्ट्री में मशीन बन रही है एक कारखाने में, तो एक अगर स्क्वायर पाइप की मशीन बन रही है तो वो एक दिन में एक मशीन आसानी से बन जाती है। इसके बनिस्बत अगर आप वो ओवल शेप की मशीन में जा रहे हैं तो वो ओवल शेप की मशीन 4 से 5 दिन, एक कारीगर 4 से 5 दिन लगा देता है एक मशीन बनाने में। तो ये जो है ना एक डिफरेंस आ जाता है रेट का। तो ये जो रेट का डिफरेंस है फिर ये आपको थोड़ा डिफर करता है। और ये गेज का क्या हिसाब होता है, क्योंकि लोग गेज समझ में नहीं आ रहे किस गेज पे हमें मशीन बनवानी चाहिए। बहुत से लोग जो है डीलर जो है वो लो गेज पे बना देते हैं, लेकिन अमूमन किस गेज पे मोस्टली मशीन को डिजाइन करना चाहिए? अब मशीन जो आप बना रहे हैं थोड़ा सा आपको नो हाउ ये होना चाहिए कि गेज, मोटा गेज, गेज जितना फिगर उसका कम होगा, यानी 16 से ज्यादा मोटा, 14 कम पे जाएंगे, 14 ज्यादा मोटा है, 12 उससे ज्यादा मोटा पाइप है। और अगर 16 से ऊपर आप जाते हैं 18, 20, 21 में तो वो तो बिल्कुल कागज की तरह मशीनें होती हैं। तो असल बात यह है कि आप जब भी इक्विपमेंट्स लेने जाएं आप एक तो गेज का जरूर बात करें, दूसरा जो मटेरियल यूज हो रहा है। अब मार्केट में दो तरह के मटेरियल्स है, एक वो जैसे एक ये जो पाइप ट्यूब है, एक पाइप हम ट्यूब बोलेंगे, इस ट्यूब को अगर आम यहाँ से जो लोहा बाहर मिलता है और उसको पिघला के यही लोकली जो ट्यूब्स बनाई जाती है तो वो एक हार्ड पाइप या ब्लैक पाइप के नाम से बिकता है। अगर उसको आप मशीन में बेंड करते हैं तो वो टूट जाती है। उस ब्लैक पाइप की मशीन अगर बनाई होगी वो कीमत में जो प्राइम पाइप होगा, जिसको नरम पाइप या अच्छा इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल से जो पाइप ट्यूब बनी होगी वो थोड़ी फ्लेक्सिबल और नरम होगी। नरम और फ्लेक्सिबल मशीनें अच्छी होती है नरम लोहे में बनी हुई। जो हार्ड पाइप में मशीनें बनी होती है उनको थोड़ा सा अगर आप जोल दे देना तो उसके टांके टूट जाते हैं, वेल्डिंग टूट जाती है और वो ज्यादा पायदार नहीं होते। तो मार्केट में आपको हर तरीके से मशीन मिलेगी। एक मशीन अगर 80,000 की ब्लैक में फैब्रिक जो उसमें मिल रही है, 80,000 ब्लैक पाइप में मिल रही है, अगर आप वही मशीन आप उसको प्राइम में जाएंगे तो वो 1,10,000 की आपको वो मशीन मिलेगी।
तो वो डिफरेंस इतना है उसमें। अच्छा, ये तो मैंने तो आज तक YouTube पे इतनी डिटेल वीडियो नहीं देखी, और तो आपने भी शायद नहीं देखी होगी इतना कि आपने जैसे डीप में आके समझा। नहीं, ये डीप में मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है हमजा भाई, आप वो एक नेक काम करने जा रहे हैं कि Exactly. वो बायर जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो अगर ये समझेगा, तो अगर इसकी आधी बातें भी उसको समझ आ जाएंगी, जब वो प्रैक्टिकली जाएगा मशीन लेने और जो जिस डीलर के पास या जिस मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, तो वो ये सब बातें करेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा, वो कम से कम उसे कोई धोखा नहीं दे सकेगा। बिल्कुल, मैंने YouTube पे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स में चीज़ें देखी हैं, कोई इससे रिलेटेड वीडियो या किसी ने ऐसे प्रॉपर सेटिस्फाई किसी भी अपने व्यूअर्स को नहीं किया जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में किया है। तो मेरे व्यूअर्स भी और मैं भी बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए। लेकिन एक चीज़ और मेरी चीज़ है कि जो दिमाग में खटका करती है कि मैंने देखा है कि आयरन वेट और रबड़ कोटेड वेट में क्या डिफरेंशिएट है। लोग बोलते हैं कि जो फील हमें आयरन वेट में आता है वो रबड़ कोटेड में नहीं आता, और जो रबड़ कोटेड में आता है वो आयरन कोटेड में नहीं आता। ये क्या डिफरेंशिएट है, ये मुझे आज तक नहीं समझ। ये एक साइको है, सिंपल। हमें रबर वेट और आयरन वेट में उस टाइम जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारा बहुत ही अच्छा जिम है, बहुत ही हाईफाई जिम है, और 5000 प्लस फीस हम उस जिम में अपने मेंबरों से ले रहे हैं, तो हमें वहाँ वेट रबर कोटेड देना चाहिए। रबर कोटेड वेट थोड़ा खूबसूरत है, और मेरे ख्याल से अगर उस पे 10 kg लिखा है रबर कोटेड प्लेट पे, तो वो एक्चुअली होती 10 kg है, और आयरन पे अगर 10 kg लिखा हुआ तो वो भी 10 kg है। तो ऐसा नहीं है कि लोहा है 10 kg है तो रबर का ऊपर जो कोटेड उस पे हुई है वो 10 kg लिखा है, 10 kg नहीं है। वेट तो सेम है, इफेक्ट सेम आता है, सिर्फ ये एक साइकोलॉजी है कि हो गई है कि आयरन वेट ज्यादा फील करता है। वो फील, लेकिन ऐसी सच कोई बात नहीं है। तो खैर, जितने भी क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में वो तो मैंने सब पूछ लिए हैं। अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि इसके बाद मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी फैक्ट्री का विजिट, के मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इक्विपमेंट रेडी हो रहा है। यस, उसके बाद करते हैं वीडियो एंड। ओके, तो आप कुछ और बताना चाहेंगे कुछ और व्यूअर्स को मेरे? ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई सिटिंग हुई मेरी और आपकी, तो हम एक छोटी सी जगह को लेके, सही है, और उसकी जो जो प्रेमिसेस होगा उस प्रेमिसेस पे जाके, फॉर एग्जांपल 200 गज की जगह है, तो 200 गज जगह में हमें क्या मशीनें डालनी है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर एक छोटी सी जगह है हमारे पास 100 गज की या 110 गज की जगह है, उसमें हमने कौन से इक्विपमेंट डालने, इसकी इक्विपमेंट्स की जो सिलेक्शन करनी है जिम में, कि हमें कौन से जरूरी इक्विपमेंट्स डालने चाहिए। हमें छोटे से जिम में, अगर छोटा जिम है हमारा, तो हम सोच रहे हैं कि यार अभी हम ज्यादा वही मशीनें जो 200 गज स्क्वायर यार्ड्स में हम डाल रहे हैं मशीनें, वही हम 120 या 100 गज में डाल लें, तो वो तो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा और लोग 5 लोग अंदर आएंगे और जिम भरा हुआ लगेगा। हमें वहाँ क्या सिलेक्शन करनी चाहिए? फॉर द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स हम एक सिटिंग जरूर करेंगे। सही है, इंशाल्लाह। अभी कोई इन फ्यूचर कोई आमिर साहब आप कोई जिम डिजाइन करें तो जरूर मुझे बुलाइएगा, इंशाल्लाह। मैं पूरी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा स्टार्टिंग टू एंड, इंशाल्लाह, कि उसकी कारपेटिंग वगैरह, लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर करेंगे। खैर, अब थोड़ा सा हम विजिट कर लें आपकी फैक्ट्री का। सही है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आमिरुल्लाह खान साहब का स्टोर रूम, यानी कि फैक्ट्री। यहाँ से ये स्टोर रूम है हमारा, ट्यूब्स आती है यहाँ पे स्टोर होती है, तो यहाँ ही सब जो साइज वाइज उनकी साइजिंग करके एक स्टोर कर दी जाती है। यहाँ से फिर हम आते हैं अपने यहाँ पे प्रॉपर। ये देख सकते हैं, ये काम जो है ये रुकता नहीं है, ये 24 घंटे ही चलता रहता है। यहाँ पे मशीन्स की कटिंग होती है, पाइप्स की। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे जब आती हैं तो यहाँ पे मखसूस इनको अपने एंगल्स पे बेंड करने के लिए ये बेंडर लगे हुए हैं। सही है। तो आपके पास अभी कितने वर्कर हैं, कितने वर्कर जो है वो काम कर रहे होते हैं आपके मॉर्निंग? अराउंड 50 लोग काम कर 50 लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं आपकी बेहतरीन। और आपकी ये मशीन डिजाइन वगैरह कौन करता है? डिजाइनिंग मैं खुद करता हूँ। डिजाइनिंग आप खुद करते हैं? मैं और जो मेरा जो जिम डिजाइनर है, अच्छा, उसका नाम भी आमिर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आमिर और मैं मिल के करते हैं। अच्छा। और तो आपको भी बहुत टफ टाइम देना पड़ता होगा इधर साथ बैठना? अभी यूज्ड टू हो गए, अभी हम कोई चीज सोचते हैं ना, फौरन आके एकदम से प्लान कर देते हैं। शुरू में बहुत टाइम लगता होगा आपको? शुरू में बहुत लगता हो। तो आगे आप क्या दिखाने वाले हैं मुझे? यहाँ हमारे पार्ट्स बनते हैं। अच्छा। यहाँ जैसे इनके ये वेट्स बन रहे हैं, यहाँ से ले लो, यहाँ से आ जाओ। ये मशीनों में जो वेट्स डलते हैं वो ये बन रहे हैं, स्टैक बन रहे हैं।
अच्छा, ये जो प्लेट्स होती हैं सारी आपकी, ये सबका वेट सिमिलर होता है या सिमिलर होता है, ये सेम। किसी मशीन में कम है, किसी कम? नहीं, सेम सेम। अच्छा, ये एक प्लेट जो होती है वो कितने केजी की होती है? ये 6 kg की है। 6 केजी की। और इससे छोटी जो वेट होता है वो छोटा वेट इसका 4 kg 4 केजी का, बड़ी 6 केजी की और छोटा 4 केजी। यहाँ पे मशीन के पार्ट्स बनते हैं, सही है। प्रॉपर जो मशीन में बुश बनते हैं और बेरिंग साइज सही बनते हैं है। वो यहाँ पे बनते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप मैन्युफैक्चर यहीं कर रहे हैं, आपको जी। कुछ बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं नहीं। है। यहीं पे कुशनिंग होती है, यहीं पे सीटें बनती हैं इसकी। अच्छा, सीटें देखें, सीटें तो यहाँ बनती हैं सारी। सारी सीट प्रॉपर बनती है। अच्छा, ये फॉर्म जो है कौन सा यूज करते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी यही का? लोकल अच्छी क्वालिटी का फोम। अच्छा, और इसके ऊपर ये रेक्सीन वो फिर रेक्सीन चढ़ता है जी। सही है। मोस्टली लोग जो है वो लेदर भी शायद यूज करते हो। नहीं, ये रेक्सीन आती है, ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, अच्छा, तो ये क्वालिटी में बहुत आला होती है। सही है। तो यहाँ पे जो है वो असेंबलिंग हो रही है, यहाँ सारी पे फिटेड हो रहे हैं। असेंबलिंग हो रही है, और जो मशीनें एक दिन पहले तैयार होती है नेक्स्ट डे उसकी असेंबलिंग होती है। अच्छा, तो यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, ये इसके कवर्स बने हैं। सही है। तो ये हर मशीन के साइज के हिसाब से उसके कवर्स बनते हैं, और फिर यहाँ असेंबलिंग करके यहाँ हम एक दफ़ा मशीन को प्रॉपर फिट करके खुद यूज़ करते हैं, चेक करते हैं प्रॉपर। जब वो बिल्कुल ओके हो जाती है तो फिर दोबारा डिसअसेंबल करके फिर डिलीवर ये करते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट है, मतलब ये फाइनल टच है। यहाँ के बाद इससे पहले हम कलर पे जाते हैं, तो अब ये अच्छा। कलर का भी हम आपको दिखाते हैं सही है। कि उसको पहले कैसे कलर किया जाता है। दूसरी एक और ख़ास बात आपको बताऊं मैं इक्विपमेंट्स के हवाले से, ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ घूमते घूमते ही थक गया, पता नहीं लगेगा बंदा कहाँ जा रहा है। ये कहाँ दिखाए क्या हो मुझे, रहा है। आज ज़रा दिखाइएगा। ये वेल्डिंग नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है ये वो नहीं होती, सही है। ये CO2 की वेल्डिंग कहलाती है। CO2। जी हाँ, इसमें कॉपर का वायर यूज होता है। ये अभी मैं बटन दबाऊंगा तो कॉपर की वायर आ जाएगी, ये कॉपर की वायर, और ये सिलेंडर से गैस आ रहा होता है। तो ये एक वो वेल्डिंग है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है वो कमजोर होती है। सही है। ये इस पे कॉपर पिघल के वेल्ड हो रहा है, तो ये इतनी मजबूत वेल्डिंग होती है कि मशीन तो टूट जाएगी लेकिन ये वेल्डिंग कभी नहीं खुलेगी, जोड़ नहीं खुलेगा, यानी जोड़ नहीं खुलेगा। तो ये आप लोग ये यूज करते हैं या हर बंदा, मतलब हर नहीं, ये असल में हम आधे से ज्यादा इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं अच्छा, पाकिस्तान से बाहर। तो एक्सपोर्ट जो क्वालिटी उनकी डिमांड होती है, तो जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को हमने मेंटेन तो किया ये हुआ बाहर कहाँ कहाँ जाता है ये माल? मेन अभी 4 मुल्कों में जा रहा है। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जा रहा है, उसके बाद UAE में जा रहा है, UAE और साउथ अफ्रीका में एक पार्टी है हमारे पास जो जोहानिसबर्ग में सेल करते हैं, साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं। और वैसे ही जो मिडल ईस्ट के एक दो मुल्क हैं वहाँ भी जा रहे हैं। मतलब जितना मेरा ख्याल है लोग पाकिस्तान को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जा रही हैं। हमजा भाई, हम जो इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं उसके साथ हम लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। और क्या बात? और लाइफ टाइम वारंटी मीन्स आप तोड़ो, आप तोड़ सकते हो, आप मशीन को तोड़ो, तो ये बात है। नहीं, वैसे मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और मैंने मोस्टली जब भी मैंने यूज़ करी है आप ही का इक्विपमेंट यूज़ किया है, लेकिन मैंने आज तक आपके इक्विपमेंट में कोई शिकायत नहीं देखी। अभी मैं थोड़ा सा इसके कलर के बारे में आपको दिखाता हूँ। बस चले। ये देखिए, ये सारा CO2 की वेल्डिंग है। CO2 की जो वेल्डिंग है ना, हाँ, ये एक मशीन रेडी होने में कितना टाइम लग जाता है? ये प्रोसेस में पूरा आते हुए ना, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, हम एक मशीन एक टाइम में नहीं बनाते। सही है। हमारे जो कारीगर हैं वो एक टाइम पे कम से कम 6 मशीनें बनाते हैं, वरना 8 से 10 मशीनें हम बनाते हैं। तो एक मशीन का ऑर्डर हुआ, अगर वो मशीन बनने जा रही है वो तो 6-7 पीस बन जाते हैं। सही है। फिर जब वो रूटीन में घूम कर आते हैं महीने के एंड में, वो सारी बिक जाती है। सही है, सही है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कलर का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले जब मशीन आती है तो उसकी मंजाइयाँ वगैरह सब होती हैं, और फिर उसको प्रॉपर क्लियर करने के बाद, फिलिंग विलिंग करने के बाद अंडरकोट किया जाता है। ये अंडरकोट होने के बाद ये तो बिल्कुल जंग वंग से सेफ हो जाती है।
सही है। फिर उसके बाद जो है ना पूरी मशीन को ओवरऑल जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाइट वाइट ये पूरी एक फिलिंग है। पूरी फिलिंग दे के इसको पानी के रेगमाल से इसकी मंजाइयाँ होती है। सही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पानी की मंजाइयाँ कैसे होती है। सही। वो मंजाई के बाद जो है ना इसको प्रॉपर पेंट किया जाता है। फिर उसके बाद इसको भट्टी में पकाया जाता है। अच्छा, इतना लंबा प्रोसेस। ये भट्टी है, इसमें पकाया जाता है, कलर को हीट दी जाती है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बाहर आता है, तो वो उसका कलर जो है ना फिर लॉन्ग लास्टिंग है। सही है। तो ये जिस तरीके से गाड़ियों को, जैसे कराची पाकिस्तान में टोयोटा या सुजुकी या होंडा की गाड़ियां आप देख रहे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हुई है, उनका जिस तरीके से पेंट का प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस। सही है। आपकी सारी बातों से और जिस तरीके से आपने अपना ये डिजाइन किया हुआ है, तो मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आप ये काम बहुत दिल से करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये कलर वाला जो होता है, ये कलर कॉम्बिनेशन जो होता है, ये पार्टी जो होती है, थर्ड पार्टी जो होती है, ये खुद अपने जी हिसाब से जी, बनाती है उनके या आप... उनके डिमांड पे हम करते हैं। अच्छा। ये जो फाइनल रबिंग हो रही है, मंजाई हो रही है, इसको पानी की मंजाई बोलते हैं। करके दिखाओ बेटा जरा। इसको बिल्कुल ऐसा स्मूथ कर देते हैं कि आप अगर ये हाथ लगाएंगे ना, बिल्कुल जैसे आपने इस पे कोई प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इसके पर जो फिर कलर आता है ना, कलर तो वो जरा बेहतरीन होता है, मतलब फिनिशिंग आती है, थोड़ी शाइनिंग आ जाती होगी इससे। तो मुझे तो बहुत मजा आया। और कुछ दिखाना चाहेंगे आप? बस थैंक यू। बस आप जरा ऐसे ही पीछे दिखाएंगे, तो कुछ मशीन जो है वो ऐसी रखी हुई है यहाँ पर। तो भाई वीडियो तो बहुत मज़ेदार थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी जो हमारे उस्ताद, शेरों के शेर, उस्तादों के उस्ताद आमिरुल्लाह खान साहब ने जो है वो दिखा दिया और समझा दिया। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आऊँगा, किसी और नए टॉपिक पे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।